नेक्स्ट एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अब हम देखते हैं कि जो बका थी वो सेना से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी और वो जैसे ही आती है सेना उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। वो जैसे ही अपनी सफाई देने लगती है तभी सेना उसे चुप करवा देती है और वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी ओर वो चारों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए उन्हें वैन में रहना था और चलते फिरता घर तो हर किसी को पसंद आएगा ना। अब वो बका को कार कीज देते हैं और उसे बोलते हैं कि कल हमें ऑफिस में जाने से हमें शॉपिंग करनी, तो चलो शॉपिंग करने चले। अब बका उन्हें ऑफिस सूट्स दिलवाती है, मोबाइल्स दिलवाती है और उन्हें मोबाइल चलाना सिखाती है। अब सभी लड़कियां एक ही बात बोले जा रही थी, वाह कितना हैंडसम है, वाह कितना क्यूट है, वाह कितना क्यूट है ये चारों, वाह कितना हैंडसम है। अब ये सुन करके बका का एटीट्यूड अनदर लेवल पे चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि देखो मेरे चारों और हैंडसम लड़की। हम देखते हैं कि आंट का मिस्टर प्यो तेक्सू के साथ चक्कर चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल, मिस्टर प्यो तेक्सू और जो आंट थी वो दोनों रिलेशनशिप में थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर प्यो तेक्सू को ऑफिस से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी वजह से 10 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब जैसे ही तेमू के फादर आने लगते हैं तो फिर आंट एकदम से छुप जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर प्यो तेक्सू और तेमू के फादर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तेमू के फादर उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर प्यो तेक्सू को वापस ऑफिस में आने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन एक वॉचमैन के तौर पे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब भी ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सब कुछ मिस्टर प्यो तेक्सू ही संभालते हैं। मिस्टर प्यो तेक्सू बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल इंसान है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन ये जो 10 मिलियन का नुकसान हो गया था इनसे अनजाने में हुआ था। मिस्टर प्यो तेक्सू आंट से पूछते हैं कि क्या ऑफिस में फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। तो आंट बोलती है गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन जो गुम हो गए थे ना तेयो वो वापस आ गए हैं। जिसे सुन करके मिस्टर प्यो तेक्सू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। अब हम एक लेडी को आते हुए देखते हैं जो अगर तेमू और उसके फादर के साथ डील कर लेती तो उनकी पूरी कंपनी सिर्फ तेमू और उसके फादर के नाम पर हो जाती। अब वो लेडी सियोल में आते ही सबसे पहले सेना की मॉम के पास जाती है और यहाँ हमें पता चलता है सेना उनकी बेटी है। अब सेना की मॉम बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है और उसे वहाँ से भेज देती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो लेडी और सेना की मॉम दोनों सिस्टर्स हैं और जब सेना छोटी थी तो वो लेडी उनके पास सेना को छोड़ करके चली गई थी। वही दूसरी ओर बका उन सभी को कॉफ़ी ऑर्डर करना सिखा रही थी। अब जब बका को पता चलता है कि वो यंग सोल और बका दोनों सेम एज के हैं तो वो बका वो यंग सोल को बोलती है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब तुम तो मेरे फ्रेंड हुए, तो आगे से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना ठीक है। और बाकी सभी को बोलती है कि देखो तुमसे जो बड़ा है एज में उसे तुम बोलोगे ह्यूंग और जो तुमसे छोटा है उसे तुम बोलोगे सुनबे और मुझे तुम सभी बोलोगे नू ना, वो यंग सोल को छोड़ के। अब नूना का मतलब होता है सिस्टर, जिसे सुन करके बाकी ये सभी तो शौक में आए जाते हैं, लेकिन जो हमारे तेयोंग थे उन्हें तो जोर का झटका बड़े जोर से लगता है। अब तेयोंग शाम को बका के पास आता है और उसे वही डोल दिखाते हुए पूछता है कि अगर हमें किसी का प्यार पाना हो तो हम इसको कैसे बांधेंगे। अब बका को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था, लेकिन रियलिटी तो हम जानते हैं कि तेयोंग ये सब सेना के लिए कर रहा था। अब अगले दिन वो जाते हैं ऑफिस और ऑफिस में उन तीनों का टेस्ट होता है जिसमें उनके मार्क्स आते हैं 0। जिसे सुन करके जो तेयोंग थे वो बोलते हैं कि दरअसल वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, वो अपना टैलेंट ऐसे ही जल्दी नहीं दिखाते, अगर आप उन्हें सिखाओगे तो आई एम श्योर कि वो जल्दी ही सब कुछ सीख जाएंगे। और तेयोंग वहाँ पर ये भी बोल देते हैं मुझे सेक्रेटरी के रूप में सेना चाहिए और उसी मुताबिक वो सब हो भी जाता है। अब शुरुआत में जब तेयोंग सेना से बात करने लगते हैं तो सेना उन्हें कुछ खास ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब सेना को सीढ़ी लगने वाली होती है तो फिर तेयोंग उसे एकदम से गले लगा लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे देख करके सेना उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर अब वो भी उससे हंस करके बात करने लग जाती है। वहीं दूसरा मिस्टर प्यो तेक्सू को जिम्मेदारी मिली थी कि वो उन तीनों को ट्रीट करे और जिसके लिए वो उन्हें बोलते हैं तुम पहले खाना ऑर्डर करो बाद में मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। तो वो वही करते हैं जो उन्हें बका ने सिखाया था, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देते हैं क्योंकि जो उसने सिखाया था वो सिर्फ पार्टीज पर किया जाता है और वो तो नॉर्मल लंच पर भी कर देते हैं। जैसे मिस्टर प्यो तेक्सू थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हो जाता है। एक्चुअली वो बहुत सारे एक्टिंग करने लग जाते हैं, अपना टैलेंट दिखाने के लिए व्यू यंग से और चीज़ें तोड़ने लग जाता है, किताबें फाड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, उधम मचाते हैं, बिल्कुल सब कुछ बिखेर देते हैं। और फिर लास्ट में जब मिस्टर प्यो तेक्सू पूरी तरह से बर्दाश्त के हद पार हो जाती है तो बोलते हैं
तुम में मैनर्स है या नहीं? बस करो सब, क्या कर रखा है ये? हाँ, मैं देखो मेरे ना पेशेंस लेवल की सारी हदें पार कर चुकी हो तुम। अब उन्हें वो पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब तेमू के फादर उन लेडी को अपने सारे डील बताते हैं तो फिर वो लेडी बोलते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट क्यों करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा। और फिर तेमू अपने क्लेवर टेक्निक्स का यूज़ करते हुए उन्हें अपनी डील का असल मकसद बता देते हैं कि हम ये पूरी कंपनी अपने नाम करना चाहते हैं और अब आप चाहें तो इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं ग्रैंडमा को बताने के लिए, लेकिन इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? वहीं दूसरी ओर अगर आप हमसे मिलेंगी तो आपके फ़ायदे क्या क्या होंगे ये तो आप जानते ही हैं। और फिर वो लेडी उस डील के लिए हाँ बोल देती है। अब हम देखते हैं कि बका और तेयोंग एक मॉल में आए हुए थे जहाँ पर बका को एक ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तेयोंग बका से पूछता है कि क्या लड़कियों को ये सब पसंद होता है? तो फिर बका बोलती है हाँ, लड़कियों को एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत पसंद होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चलो चलते हैं। अब बका तेयोंग को खाना खाना सिखा रही होती है। इस बीच तेयोंग बका से पूछता है कि वो जो कपल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, क्या एक साथ आते हैं वो? तो फिर बका बोलती है डेट। अब तेयोंग बोलते हैं हाँ डेट पर क्या क्या करते हैं, क्या होती है डेट? अब बका से बोलते हैं अरे कुछ नहीं, जा बस खाना खाते घूमते फिरते यही होती है डेट। अब वो तेयोंग बोलता है नहीं मुझे बताओ ना, पूरी डिटेल में बताओ। अब बका सोचते हैं यार इसको इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट है। अब तेयोंग उसे बोलता है कि अच्छा अगर तुम उस लड़की की जगह हो जो डेट पर जा रही हो तो तुम क्या पसंद करोगी? अब बका को काफ़ी खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है वो उसके लिए पूछ रहा है। तो बका बोलती है मैं तो बाईसाइकिल चलाऊँगी अपने पार्टनर के साथ। अब तेयोंग बका को बोलते क्या तुम मुझे बाईसाइकिल चलाना सिखाओगी? और फिर बका सिखा भी देती है। वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे बका को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ये सोच करके कि तेयोंग उसके लिए ये सब कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि मिमी के दिल में सोंगमान बो के लिए फीलिंग्स थी। वो सोंगमान बो की पिक्स बनाने लग रही थी एनिम में, और जैसे उसकी फ्रेंड आती है तो वो उसको कवर अप करने लगती है, जिस पर उसकी फ्रेंड पूछती है ये तो सोंगमान बो जैसा दिख रहा है ना? तो मिमी बोलते अरे नहीं सोंगमान बो नहीं तो नहीं, वैसे तुम यहाँ पर क्यों? तो बेकी बोलती है कि बक्का अच्छा ज़्यादा काम करी है इसलिए उसने कहा है कि हम उन तीनों के लिए खाना भेज दें, और फिर वहाँ बोल देती। अब दूसरी ओर वो तीनों याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोंगमान वो याद नहीं कर रहा था, जिस पर वो तो बोलते हैं कि तुम याद क्यों नहीं करो, तुम्हें याद हो गया? तो फिर सोंगमान वो बोलता है हाँ मुझे तो हो गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोंगमान वो की लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो कुछ भी बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। अब मिमी सोंगमान बो के लिए स्पेशल खाना बना करके लेके आती है, और जैसे ही सोंगमान बो आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बेकी उसके लिए खाना लेकर के आई होगी, लेकिन मिमी को देख करके वो ज़्यादा खुश नहीं होता। और यहाँ हमें दिख रहा था कि सोंगमान बो के दिल में शायद बेकी को लेकर के कुछ फीलिंग्स हैं। अब अगले पर हम देखते हैं बका को वही डॉल मिलती है जो कि तेयोंग ने लव पाने के लिए रख रखी थी, और वो बहुत खुश होती है। वो जब वापस रखने लगती है तो फिर उसे वो ब्रेसलेट मिलता है, जिस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोच करके कि शायद मुझे तो भी इतनी पसंद आई थी इसलिए तेयोंग ले आया। और फिर जैसे उसे लगता है कोई आ रहा है तो वो एकदम से उसको वापस रख देती है। अब जब बका के फेस पर एक बैग डाल देता है और उसे बोलता है मैं कपड़े पहना तो तुम ऐसे अभी अपना आंखें मत खोलना और ये बैग मत उतारना। और फिर वो अपने कपड़े बदल रहा होता है। एकदम से बका के सर के ऊपर से वो बैग हटाता है और उसे वो ब्रेसलेट देता है और उसे बोल कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मेरा प्यार मिल ही जाएगा। ये सब देख करके बका बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और एकदम से तेयोंग उसके सर पर मारता है तो वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। अब वो बोलती है अच्छा मैं ये बैग उतार दूँ क्या अपने सर से? अब तेयोंग बोलता है नहीं अभी मत उतारना, भी मैंने अपने कपड़े नहीं बदले, जबकि उसने कपड़े तो अपने बदल लिए थे। वो सिर्फ देख रहा था ये उतारेगी या नहीं उतारेगी, और फिर उसे लगता है शायद उसे सरप्राइज़ देने वाला हो, वो पहले ही उतार लेती है। और वो जैसे ही उतारती अपना बैग तो तेयोंग बोलता है मुझे तो लग ही रहा था तुम्हारी नीयत पे शक, तुम मतलब मैंने तुम्हें बोला था मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं इसलिए तुमने जानबूझ के मुझे देखने के लिए अपना बैग उतारा, बोलो है ना? और सेना बेचारी फिर से उदास हो जाती है। दूसरी ओर तेयोंग एक साइकिल लेकर के जाता है और सेना को बोलता है चलो आज हम ऑफिस बाईसाइकिल पर ही जाएंगे। अब हम देखते हैं वो दोनों आपस में बहुत अच्छा कॉलेज टाइम स्पेंड कर रहे थे, और सेना को देख करके तेयोंग को अपनी पुरानी प्रिंसेस यानी कि अपनी पत्नी की याद आ रही थी। और फिर बाद में वहाँ से चले जाते हैं और ब्रेसलेट दे जाते हैं। तो अब समझ में आया कि वो ब्रेसलेट उसने क्यों खरीदा था।
वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि स्टाफ डिनर चल रहा था और वहाँ पर एक आदमी आता है और यहाँ हमें पता चलता है उस आदमी की और प्यो तेक्सू की बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो बोलते हैं कि चलो हम जो वैसे स्टाफ में गेम्स खेला करते हैं वही खेलें। तो सोंगमान बो को तो क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ जानने की, तो वो पूछते हैं कि ये कौन सा गेम होता है, हमें भी बताइए ना। तो वो बताता है कि इस गेम में हम सामने वाले की खुलकर बुराई करते हैं, जितना भी हमें उसे सुनाना होता है वो पूरा सुना देते हैं और वो 3 मिनट का टाइमर सेट करता है और बोलता है कि चलो अब सुनाओ। और वो एक दूसरे को कुछ कुछ बोलने लगते हैं। अब सोंगमान बहुत तो क्लेवर था, उसे तो पता था कि भैया किसी के भी बोलने पर किसी और की बुराई उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, तो वो तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर देता है। लेकिन वू योंग सोल तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिस पर तेयोंग बोलता है तुम भी तो कुछ बोलो, जिस पर वू योंग सोल बोलता है कि नहीं मैं चाह के भी आपकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। और फिर वहाँ से उठ करके चला जाता है। प्यो तेक्सू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर चुके थे वो लोग, इसलिए प्यो तेक्सू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर जो दूसरा आदमी आया था उसको भी पता चल जाता है अब तो तेरी शामत आने वाली, तो बेटा निकल ले यहाँ से, वो भी चला जाता है। और अब तेयोंग बहुत प्राउड फील कर रहा था कि कम से कम वू योंग सोल ने तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो उन दोनों को गुस्से से देखने लग जाता है। तभी आ जाता है वू योंग सोल और ड्रिंक भी अपने साथ लेकर के आते हैं और एकदम से उस ड्रिंक को गटक करके बोलने लगता है तेयोंग मैं आपसे बड़ा हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं। अब उसने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और फिर वो दोनों वू योंग सोल को बताते हैं कि अरे टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। और बेचारे वू योंग सोल की हालत तो देखने लायक थी उस वक्त। वो सभी के सभी तेयोंग से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ महाराज इस बार माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आगे से पक्का ऐसा नहीं करेंगे। और फिर तेयोंग बोलता है चलो ठीक है इस बार तो मैं माफ़ करता हूँ। हम देखते हैं कि सेना की जो मदद थी वो जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है जो कि तेमू की कार से होता है। और फिर सेना भी वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर कि आज भी सेना उसी तरह मुड़ गई थी जिस तरह वो अपनी बहन को मुसीबत में छोड़कर मुड़ गई थी। सेना इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान तक को खतरा है। वो वैसे ही पीठ दिखा देती है जैसे बचपन में उसने बका को पीठ दिखाई थी। अब बका बहुत ज़्यादा वरीड होती है अपनी मॉम के लिए और वो इधर से उधर हेल्प मांगने के लिए चला रही होती। तभी वो सेना को देखती है और वो बोलती रहती है कि उन्नी जल्दी आओ, बहन जल्दी आओ। लेकिन सेना एक बार मुड़ करके नहीं देखती है, वो ऐसे मुड़ जाती है जैसे तो वो जानती ही नहीं हो किसी को भी। और सेना को ऐसा करते हुए देख बका एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ बचपन में हुआ था कि कैसे सेना ने उस दिन भी बका को मुसीबत में डाल करके मुंह मोड़ लिया था और उसी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। और बका तेमू की हेल्प से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर के जाती है और वहाँ पर एडमिट करवाती है। और अब हम देख रहे थे कि बका के माइंड में पूरे टाइम बस वही इंसिडेंट याद आ रहा था कि कैसे सेना ने उसको एक गाड़ी में बिठा करके पीठ दिखा करके चली गई थी। बका वही बात याद करके बहुत ज़्यादा रोती है और फिर उसके बाद वो सेना के पास जाती है कन्फ्रंट करने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। और बका उसे बोलती है कि क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है, क्या तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई हो। और बका और सेना के बीच में बहस हो ही रही थी कि सेना एकदम से बका को थप्पड़ मारती है और इस बार बका भी नहीं रुकती है, बका भी सेना को वापस थप्पड़ मारती है। और फिर जब सेना वापस उसे थप्पड़ मारने लगती है तो तभी वो उसका हाथ रोक लेती है और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। उस ब्रेसलेट को देखने के बाद उसे याद आता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो कि तेयोंग उसके लिए ले रहा था। इसका मतलब ये था कि वो ब्रेसलेट इसके लिए ले ही नहीं रहा था तेयोंग, वो तो सेना के लिए ले रहा था। अब वो पूरी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर उसे रास्ते में मिलते हैं तेयोंग और जब वो तेयोंग उससे बात करने की कोशिश करता है तो फिर वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और फिर वो सेना को भी आते हुए देखता है। अब तेयोंग के पास 2 रास्ते थे, क्या तो वो सेना के पास जाता है या फिर बका के पास। देखना अब ये होगा कि वो बका के पास जाएगा सेना के पास, तो ये मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और बाकी के एपिसोड्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्या तो सेना के पास जाए और या फिर बका के पास जाए। और जैसा कि हम ऑडियंस चाहती थी तेयोंग बका के पास जाता है। तेयोंग बका को बोलता है क्या तुम रोई थी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। वो उससे बहुत सारे सवाल पूछता है लेकिन बका उनमें से एक का भी जवाब नहीं देती है और उसके हाथ को झटक करके वहाँ से चली जाती है। और इस वजह से तेयोंग बहुत ज़्यादा उदास होता है। अब बका अपने मॉम के पास जाती है और उसे खाना खिला रही होती है। तभी वो
लेडी आती है और वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर जो बका की मोम होती है वो बका को भेज देती है ये बोलकर कि तुमने भी तो कुछ खाना नहीं खाया ना सुबह से, तुम जाओ, मैंने खाना खा लिया है। और फिर बका के जाने के बाद वो लेडी उसे बताती है ये गलती मेरी थी कि मैं सेना को देखने आई, मैंने तो तुमसे 28 साल पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि अब मैं कभी भी सेना को वापस देखने नहीं आऊँगी और ना ही उसे लेने आऊँगी, फिर भी मैं आई, मुझे माफ़ कर दो। अब हम देखते हैं कि दोनों बहनों में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमें ये भी पता चलता है कि उस लेडी का रियल नेम सुन जो है। अब सुन तो सेना की मोम को बताती है कि दरअसल सेना के होने के बाद मैंने एक और शादी करी थी और फिर वहाँ पर मेरी एक बेटी हुई, लेकिन मेरी वहाँ पर नहीं बनी अच्छी सी, तो मैं वो भी छोड़ कर के चली गई और उस लड़की के साथ तो मैंने और भी बुरा किया। उसके बाद मैं हांगकांग चली गई और फिर वहाँ पर मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत अच्छा इंसान था। अब हम सेना को देखते हैं जो कि अपनी मोम से मिलने हुई आई थी और वो अपनी मोम को ही बहुत बुरा भला सुनाने लग जाते कि सारे एक्सीडेंट के जड़ तुम हो, तुम अपना बैड लक अपने साथ लेकर के घूमते हो, इस वजह से ये सब होता है। उसे बहुत सुनाती है और यहाँ पर सुन जो पहली बार सेना को देखती है, सुन जो चाहती थी कि वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा ले और उसे बोल दे कि मैं ही उसकी माँ हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो 28 साल पहले ही अपनी बेटी को अपनी बहन को सौंप करके चली गई थी। वही दूसरी ओर बका तो तेयोंग से बात कर नहीं रही थी, इसलिए तेयोंग उसके पीछे पीछे तो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं क्योंकि जवाब तो बका देने वाली नहीं थी। इसलिए उसको कॉल करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम बनाना मिल्क शेक पियोगे या फिर स्ट्रॉबेरी। अब बका और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो तेयोंग को ये बोलकर के चली जाती है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना, और वहाँ से चली जाती है। एक तो इतनी उदास है पहले और उससे कोई ये पूछेगा कि बनाना मिल्क शेक पियोगे या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पियोगी, तो बंदा इरिटेट तो अपने आप होगा ना। अब बका अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को याद करने लग रही है क्योंकि एक तो उसके पास अपने रियल मॉम की पिक तक नहीं थी, कम से कम देख तो सके, ऊपर से सेना ने उसके साथ जो बचपन में किया वो भी बहुत गलत था, और अब उसे लगा था कि शायद अब उसकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो वो तेयोंग से प्यार करने लगी, लेकिन तेयोंग ने भी उसे धोखा दे दिया। तो समझ सकते हो क्या बीत रही होगी बेचारी के ऊपर। वो रो रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी वहाँ पर। अब उसे आवाज़ आती है जैसे तो कोई खाली स्ट्रॉ को पी रहा हो, और फिर वो जैसे टर्न ओवर करती है तो देखती है कि तेयोंग उसके पास ही बैठा था और वो अपने बनाना मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक दोनों पी गया था। अब तेयोंग उसे बोलता है कि आई एम सो सॉरी, वो टेस्टी ज़्यादा था इसलिए मैंने पी लिया। अब बका वहाँ से भी गुस्से में उठ करके जाने लगती है, तो फिर तेयोंग बोलता है तो मैं सिर्फ पागल की तरह हरकतें क्यों कर रही हो, हाँ मतलब नहीं क्या कर क्या रही हो तुम, ये पागल हो गया तुम। तो इस पर बका बोलती है अच्छा मैं पागल हूँ, मैं पागल या तुम पागल हो, धोखा मैंने किया या तुमने किया। और फिर तेयोंग बोलता है कि जब ये हमारे महल में आएगी ना तब इसको मैं बताऊँगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब सेना अपने घर पर जाती है तो देखती है कि वो तीनों के तीनों एक्यूप्रेशर मशीन लगाए हुए थे। हाँ जी बिल्कुल, अब उन्होंने इतनी ज़्यादा बुराइयां जो कर दी थी तो उनकी उन्हें सज़ा नहीं देंगे मिस्टर प्यो तेक्सू। अब मिस्टर प्यो तेक्सू ने उन्हें बोला था कि कम से कम इसे 30 से 40 मिनट तक पक्का रखना, क्योंकि हमारे कंपनी प्रोडक्ट्स है ना तो हमें पता रहना चाहिए कौन कैसा है ना, तो इसलिए तुम इसकी टेस्टिंग करना और 30 से 40 मिनट तो पक्का रखना। और ऊपर से उन्हें वो यूज़ तक नहीं करने आ रही थी। चीन सा को पेट के लिए, वू यंग सियोल को पैर के लिए और हमारे सोंग मानबो को गर्दन के लिए। अब उसकी गर्दन बार बार झटके खा रही थी जिसे देख करके बका की भी गर्दन ऐसे ऐसे झटके मारने लग जाती है। और फिर वो पहले इतनी इरिटेट हुई घर पे आई थी, ऊपर से और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो वो उन्हें खूब जोर से डांट मार करके वहाँ से भगा देती है। अब बाहर आने के बाद सोंग मानबो और दो चीसा उसकी बुराई करने लग जाते हैं, और ये सब देख के तेयोंग को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर भी तभी डांट पड़ी थी ना। वो तीनों के तीनों मिलकर के बुराई कर रहे थे, तेयोंग, सोंग मानबो और दो चीसा, लेकिन वो यंग सर कुछ भी नहीं बोल रहा था। जो देख करके सोंग मानबो और दो चीसा बोलते हैं कि देखो महाराज ये कभी भी बका की बुराई नहीं करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका किसी पे क्रश आ गया है, मतलब कहीं ये बका से प्यार तो नहीं करने लगा है, क्योंकि देखो हमेशा इसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है। और इतना तो इतना वो और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सब कुछ मिर्च मसाला लगा करके परोसते हैं
तेयोंग के सामने। और फिर तेयोंग उसे गुस्से ही भरी नज़रों से देखने लगता है और बोलता है कि हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। अब उसको तो जलन भी हो रही थी और वैसे भी गुस्सा आ रहा था। तो वो उसको बोलने लगता है कि तुम उसकी बुराई कभी भी नहीं करते हो, क्यों नहीं करते तुम उसकी बुराई। और फिर बका आ जाती है और तब वो बोलना शुरू करता है। कौन? वू यंग सोल। वो बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि उसे उठा करके सीधा ज़मीन पे दे मारो, उसके मुंह को अच्छी तरह से ज़मीन में रोन डालो, उसको इतना मारो कि सारे 7 पुश्ते तक याद रखें उसे। और ये सब बका सुन लेती है और जैसे ही वो तीनों के तीनों उसे देखते हैं तो फिर वो तब अपना मुँह फेर लेते हैं, लेकिन वू यंग सोल फिर भी कंटिन्यू रखता है। अब जैसे ही वो उन्हें देखता है तो वो सोचता है इन्होंने मुंह क्यों फेर लिया यार, ये ऐसा अनजान क्यों बनने लग रहे, और उसे समझ में आ जाता है कुछ तो घपला है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है बका को। अब बका गुस्से में उसके कपड़े वहाँ पर दे करके चली जाती है, बोलती है कि मुझे तो सबसे अच्छे तुम ही लगते थे इन सभी में, तुम्हें तो मैंने अपना फ्रेंड बनाया था, तुम ऐसे तुम भाड़ में जाओ। और फिर वो जा करके अपने कपड़े पैक करने लग जाती है जाने के लिए। तब तेयोंग जाकर के उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, देखो वो तो मजाक में बोल रहा था ये सब, तुम प्लीज़ ये घर छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पर हम देख रहे थे तेयोंग बका को खोने से कितना डरता है। अब तेयोंग उसकी फ़ोटो देखता है जो कि उसके बचपन की थी और वो उसे बोलता है कि ये फ़ोटो तुम्हारी है। और फिर वो शक होता है कि कहीं ये वही तो नहीं, क्योंकि अब इसके मदर फादर वही थे जो कि उसकी साली साहिबा के यानी कि उसकी वाइफ सेना के और उसकी साली के मदर फादर थे। और फिर बका बोलते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ, तो उसका शक 50% कंफर्म में बदल जाता है। अब वो दोनों साथ में बैठ करके थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और यहाँ बका उसे बताती है कि मुझे अपने बचपन का सब कुछ याद आ गया है, लेकिन बस कुछ ही यादें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही, अगर वो भी मुझे याद आ जाएं तो शायद मैं अपनी मॉम को वापस ढूंढ पाऊँ। और फिर तेयोंग बोलता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, जिस पर बका बोलती है कि नहीं, कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो कभी याद आए ही ना, ताकि हम ज़िंदगी भर उसे याद कर करके रोएं तो नहीं हो। यहाँ हम समझते हैं कि जो बका थी वो अपनी और सेना की जो इंसिडेंट हुआ था उस सब को याद कर रही थी और उसी को याद करके सेट भी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर सेना की मॉम बका के लिए एक नौकरी की रिक्वेस्ट करती तेमू से और तेमू भी बोल देता है कि हाँ ज़रूर, तुम कल से आना शुरू कर देना ऑफिस में। लेकिन दूसरी ओर संगमान वो दोची सा और वू यंग सोल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वू यंग सोल तो खैर चुपचाप रहता है, बोलता बस तभी है जब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो दोनों लड़कियां इस बात पर चूज कर रहे थे कौन कितनी सुंदर है। जो सुंदर होगी उसको तो हम नौकरी देंगे, जो सुंदर नहीं होगी उसको नहीं देंगे। तेयोंग एक पेपरमिंट का भरा हुआ डब्बा लेकर के आता है उनके पास और उसे बोलता है कि ये पेपरमिंट जिस कंपनी की है उसका नाम बका है, तो मैं जब भी गुस्सा आए ना इन्हें चबा लेना। और वो सभी को एक एक करके पेपरमिंट देता है और वो खा करके ये बोलता है इसका तो सच में मतलब स्वभाव बिल्कुल बका की तरह है, एकदम अंदर तो मतलब एकदम से खाने के बाद रिफ्रेशमेंट से फील होती है। और बेचारा वो यंग सोल यहाँ पर फंस जाता है। वो यंग सोल चबा नहीं रहा था, सिर्फ उसे चूस रहा था। इस वजह से वो दोनों उसकी शिकायत करते हैं तेयोंग से कि ये ना पेपरमिंट को चबा नहीं रहा है क्योंकि ये बका के नाम की है ना। और फिर तेयोंग उसे डांटता था, इस वजह से वो दोनों उसकी शिकायत करते हैं तेयोंग से कि ये ना पेपरमिंट को चबा नहीं रहा है क्योंकि ये बका के नाम की है ना। और फिर तेयोंग उसे डांटता है, गुस्से की नज़रों से देखता है और बस इसी में काम बन जाता है। वो यंग सोल चबा के खाता है और फिर तेयोंग उन दोनों को एक एक और देता है, लेकिन वो यंग सोल को अपनी मुट्ठी भर के देता है और बोलता है कि ये एकदम से मुंह में ले जाओ और फिर चबा के खाओ। बेचारा वो यंग सोल वहाँ पर फिर से फंस जाता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुन जो तेमू से एक पर्सनली हेल्प मांग रही थी कि मैं 2 दिनों तक यहाँ पर और हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढ दोगे। और फिर वो उसे वही फ़ोटो देती है जैसे एक बका के पास भी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि सुन जो की बेटी बका ही थी। अब हम देखते हैं जब सेना तेमू से मिलने जाती है तो वो पिक देख लेती है और फिर बाद में आ जाती है बका। और बका को देख करके सेना एकदम से शॉक हो जाती है और बका के वहाँ से जाने के बाद वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, देखो तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, समझी तुम। जिस पर बका बोलती है कि ना मैं तुम्हारा कोई सच रिवील करूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऐसे रहेंगे जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो ही बेटर होगा, मैं भी चाहती नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे मुँह लगूँ। और फिर बाद में सेना गुस्से में जा करके वापस तेमू के पास जाती है और उसे बोलती है कि ये फ़ोटो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ ना, ये फ़ोटो करने में।
वो फिर उसकी एक फ़ोटो कॉपी निकलवा लेती है और एक फ़ोटो अपने पास रख लेती है। अब जब सेना को पता चलता है कि वो जो लेडी थी सुनजो वो पूरी कंपनी की 50% पार्टनर थी, तो सेना को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कोशिश करती है कि बका के बारे में किसी को भी पता ना चले। अब हम देखते हैं कि तेयोंग बका को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी चलो। और जब बका पूछते हैं कि अच्छा ठीक है लेकिन चलना कहाँ पे ये तो बताओ, तो तेयोंग बोलता है अरे तुम सवाल जवाब मत करो यार, सीधा चलो। अब उन्हें जाते हुए कौन देख लेता है? सेना। और फिर सेना तेयोंग को फ़ोन करके बोलती है कि आप कहीं जा रहे हो? तो तेयोंग बोलता है कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और फिर वो उसका फ़ोन कट कर देता है, जिसे देख करके सेना को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। अब हम देखते हैं कि तेयोंग बका को वहीं पर लेकर के जाता है जहाँ पर वो फ़ोटो क्लिक की गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लग पाता क्योंकि वो फ़ोटो शॉप के ओनर की डैड ने खींची थी। इस वजह से वो बोल देता है कि मैं तो नहीं जानता, और ऊपर से थोड़ी सी कटी भी हुई है तो पता लगाना मुश्किल है। और फिर वो चले जाते हैं। अब वो दोनों आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि दूसरों के घर की घंटियाँ बजा करके वहाँ से भाग जाना और फिर पार्क में जा करके झूला झूलना, खेलना। वो एक स्कूल में जाती है जहाँ पर उसे शक था कि वो शायद वहीं पर बचपन में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ वो बोल देते हैं कि बका नाम की तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। अब क्योंकि बका का रियल नेम बका थोड़ी ना था भाई, उसका रियल नेम तो कुछ और था। उसकी मॉम के जानने के बाद उसके डैड ने उसका नाम बदलवा के बका कर दिया था, तो इस वजह से वो अपने मॉम को देख ही नहीं पाती है। वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और बाद में बका थोड़ा सी इमोशनल हो जाती है अपनी मॉम को याद करके, और कल रात जो कुछ भी है उस बात को याद के, जिससे देख करके तेयोंग उसे अपने गले से लगा लेता है। और यहाँ हम देख रहे थे तेयोंग को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था बका को शायद देख के। अब वो दोनों आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन दोनों को सेना देख रही थी। हम देख पा रहे थे सेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बका और तेयोंग को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देख करके। अब सुनजो और तेमू भी उसी फोटोशॉप में जाते हैं और वहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि एक लड़की भी ऐसी फोटो को ले करके पूछ रही थी कि ये कहाँ पर खींची थी, किसने खींची थी, क्या यहीं से खींची हुई थी, तो फिर सुनजो को लगता है कि शायद उसकी बेटी उसे ढूंढ रही होगी। और जब वो जाने लगती है और वो स्कूल के पास पहुँचती है तो सेना उन्हें देख लेती है और सेना उन्हें अंदर जाने ही नहीं देती है। वो बोलती कोई फ़ायदा नहीं अंदर जाने का, लेकिन जब सुनजो बोलती है कि मेरा दिल कह रहा है मुझे एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए, तो सेना ज़बरदस्ती उन्हें रोक लेती है बहाना बना करके कि यहाँ पर तो आप रहोगी तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, प्लीज़ आप एक काम कीजिए, वहाँ पर देखते हैं। और फिर उनका ध्यान भटका के वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर सुनजो भी सेना की बात मान लेती है क्योंकि सेना भी तो उसी की बेटी थी। अब सुनजो वापस हांगकांग जा रही थी और जाने से पहले वो सेना को एक रिंग देती है और उसे बोलती है कि ये रिंग मैं अपनी बेटी को देना चाहती थी लेकिन वो तो मिली नहीं, तो तुम ये रिंग रख लो। और फिर उसके इंसिस्ट करने पर सेना वो रख भी लेती है। अब तेमू और सेना बहुत खुश होते हैं और तेमू सेना को अपने गले से लगा लेता है। उन दोनों को बात करते करते देख लेते हैं तेमू के पापा, और फिर तेमू तो बस यही सोच रहा था कि मेरे तो लग गए। अब तेमू के फादर उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देते हैं कि तुम क्या करने लग रहे हो, तुम्हें पता भी है ऑफिस में अगर जब ये बात फैलेगी कि तेमू एक सेक्रेटरी के साथ डेटिंग करने लग रहा है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। और फिर बस वही समाज और समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद तेमू को भेज देते हैं वो। और फिर तेमू को भेजने के बाद वो सेना को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसे अभी बंद करो, मुझे अब तो मेरे बेटे के साथ दिखने नहीं चाहिए, वरना तुम भी जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। अब सेना का पूरी तरह से हार्ट ब्रेक हो जाता है और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका और तेयोंग घर पे जा रहे थे। अब अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो आप ये तो जानते ही हैं कि जब पहले बका ने गलती से तेयोंग के कंधे पर अपना सर रख दिया था तो तेयोंग ने कितनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना के उसे हटा दिया था, लेकिन अब जब बका खुद हटने लगती है तो फिर तेयोंग उसका सर पकड़ के वापस अपने कंधे पर रख लेता है और फिर स्माइल करके वो वापस से सो जाता है। और यहाँ हम उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होते हुए देख रहे थे। लेकिन अब सब कुछ इतनी आसानी से ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। तेयोंग बका को वहीं पर छोड़ करके चला जाता है बोल के कि तुम घर पे चले जाओ, मुझे सेना के साथ कुछ बात करनी है इसलिए मैं आता हूँ। अब सेना ने तेयोंग को बुलाया हुआ होता है और वहाँ पर सेना उसे वो ब्रेसलेट वापस दे देती है। और जब तेयोंग इंसिस्ट करता है, उसे थोड़ी सी बातें बोलता है प्यार की, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद नहीं करती, समझे तुम। जिस पर तेयोंग बोलता है कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो बोलते हैं इतना कॉन्फिडेंस,
और फिर वो उसको धीरे धीरे दिखाने लग जाती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, और वो ब्रेसलेट तेयोंग के हाथों से वापस पहन लेती है। अब यहाँ हम देख रहे थे कि सेना जिस तरह से बात कर रही थी उस तरह से तो उसका सीधा सीधा इरादा था कि वो तेयोंग को अपनी मुट्ठी में कर ले ताकि वो किसी और लड़की के पास ना जाए। और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है तेमू, और तेयोंग को ब्रेसलेट पहनाते हुए भी देख लेता है तेमू। अब आगे का आप देखो। अब हम देखते हैं जब सेना अपने घर पर जाती है तो वो तेमू को पाती है। अब वो तेमू से पूछता है कि तुम कहाँ पे थी इतनी देर से। तो सेना बोलती है कि मैं अकेली इधर से उधर घूम रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा शराब भी पी। जिस पर तेमू से ये तो नहीं बताता कि उसने उन दोनों को देख लिया था, लेकिन वो उसे ये ज़रूर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर सेना बोलती है क्या तुम अपने फादर के सामने जाकर ये कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जिस पर तेमू बोलता है कि हाँ मैं कह दूंगा, लेकिन अभी ये मैं नहीं कह सकता, तुम समझने की कोशिश तो करो। और फिर सेना बोलती है अगर तुम ये नहीं कह सकते कल की कल में तो फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, बात खत्म। अब उसने कह तो दिया था, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और फिर तेमू वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बगा का पहला दिन होता है ऑफिस में जाने का, और इसलिए वो बहुत जल्दी तैयार हो गई। कई देर से उनका वेट कर रही थी, लेकिन वो तैयार थोड़ी ना होती इतनी जल्दी, उन्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो वो उन्हें बोलती है कि देखो मुझे लेट नहीं होना, मैं जा रही हूँ। और फिर वो चारों भी आ जाते हैं। अब बका उनसे बहुत ज़्यादा आगे थी, लेकिन उसकी टांगें छोटी थी, इस वजह से वो जल्दी चढ़ नहीं पा रही थी, और उनकी टांगें बड़ी बड़ी थी, इसलिए वो वॉक करके भी आराम से बका से आगे निकल गए थे। हम उन दोनों में तो एक तरह की रेस से लग गई थी, मैं पहले जाऊँगी मैं पहले जाऊँगी। और फिर बाद में वो बेचारे बका को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। बका जब भागने लगती है तो भी वो उसको पीछे छोड़ जाते हैं, हमारी बेचारी बका। अब हम देखते हैं कि मिस्टर प्यो तेक्सू तेमू को बोल रहे थे कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम तेयोंग को अमेरिका में मिले ही नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हारे कार डिटेल्स निकलवाई तो मुझे पता चला कि तुमने तेयोंग के ही कार से सारी बिल करी थी। और मैं ये बात सभी के सामने जल्दी ही ला दूंगा कि तुमने ही तेयोंग को वहाँ से धक्का दिया था और उसकी याददाश्त चली गई, और तेयोंग की याददाश्त भी जल्दी ही आ जाएगी, समझे मिस्टर तेमू। मिस्टर तेमू। अब जिस तरह से वो बोल रहे थे उस तरह से हमें साफ पता चल रहा था कि वो उसे सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि बगा के पास वो चारों जाते हैं और बोलते हैं कि आज घर पे जा रहे हैं तो आज पार्टी करेंगे और कुछ अच्छा सा खाने को बनाना। जिसमें बगा बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए ना मैं सॉस राइस और ऑमलेट वाला जो मिक्सर होता है वो बनाऊंगी। जिस पर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मत बनाना, इससे तेयों को एलर्जी है, ये बचपन में इन्होंने जब 5 साल की एज में खाया था तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इनके लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल होगा, ये तो भूल के भी मत बनाना। और ये सब सुन लेता है तेमू, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, शूटिंग हो रही थी, इस वजह से तेमू भी ये सब सुन लेता है। और फिर उसे ये समझ में आ जाता है कि ये तेयोंग नहीं है, क्योंकि तेयोंग को तो ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे, लेकिन तेयोंग अच्छे से बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा था क्योंकि वो उसे तो बैडमिंटन खेलना आता ही नहीं था। अब तेमू को यहाँ पे भी उस पर शक हो गया था और वो उसे बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छे से बैडमिंटन खेलते थे ना, तो फिर अब क्या हुआ, अब तुम बैडमिंटन क्यों नहीं खेल पा रहे हो अच्छे से। और फिर वो तेयोंग से कुछ ऐसा कहता है जिस पर वो तेयोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और ये हमें अभी नहीं पता चलता, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका नाम है अंशी एक्सप्लेनर। मैं हर एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की डेली अपडेट्स वहाँ पर डालती रहूँगी, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुरुआत में हम देखते हैं कि तेंग और वो बाकी के सब अपने नए घर पर जाते हैं, और वो घर पर जाकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और घर वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। हम वो सब मिल करके सेल्फीज खींचते हैं, लेकिन वू योंग सोल की स्माइल इसमें भी एकदम बॉक्स की तरह होती है। और फिर वो सभी शॉपिंग करने जाते हैं तो सोंग मानबो, दाची सा और वू योंग सोल को कुछ कैंडीज मिलती हैं जिनका नाम ये गाक था। अब ये गाक तेयोंग का भी नाम था, इस वजह से वो बहुत सारे पैक्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं जब भी हमें उन पे गुस्सा आएगा तो हम इन्हें चबा लेंगे, जैसे वो पका के लिए पेपरमिंट नहीं लेकर के आए थे। अब जैसी करनी वैसी भरनी। और वहीं दूसरी ओर तेयोंग को भी एक लोटस का सीड मिलता है और उसे याद आता है बका का मीनिंग होता है लोटस, और वैसे भी एक बीज की तरह ही ये तो है। और वो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है तुम तो एक बीज की तरह हो, इसलिए फिर वो फिशर टैंक में उस बीज को डाल देता है और बाकी मछलियों को अपना नाम दे देता है, वो योंग सोल का नाम दे देता है, दाची सा का नाम दे देता है।
और सोंगमान का नाम देता है। लेकिन बेचारी बका इतनी दुखी हो जाती है कि उसको मतलब बीच बना दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रैंडमा सोच रही थी कि वो तो खाना बना लेंगे, लेकिन हम भी तो कुछ लेकर के चले ना तेयोंग के लिए, तो क्या लेकर के जाना चाहिए। और फिर एकदम से तेमू आता है और वो उसे बोलता है कि हमें सीजन क्रैब्स नहीं लेने चाहिए, उसे सोया सॉस और राइस का मिक्स करके कितने अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वह जानबूझकर कर रहा था ताकि तेयोंग की सच्चाई सामने आ सके। जिस पर ग्रैंडमा बोलती है हाँ उसे सीजन क्रैब्स बहुत पसंद भी हैं, तो मैं काम करूँ वो ले आऊँ। और फिर बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तेयोंग और तेमो जब खेल रहे थे तो तेमो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहूँगा कि तुम तेयोंग नहीं हो और इसके लिए तुम रेडी रहना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका वहाँ पर खाना बना रही थी और साथ में सेना भी सीजन क्रैब्स बना रही थी। अब सेना उनके सामने जब खाना परोसने जाती है तो फिर वो सीजन क्रैब्स के बारे में बात करती है, और जब ये बका सुनती है तो फिर उसे लगता है कि तेयोंग तो सीजन क्रैब्स खा ही नहीं सकता है, तो फिर सीजन क्रैब्स क्यों मंगवाए गए हैं। और फिर वो उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम खाओ ना, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना तेयोंग। और फिर तेयोंग उसे खा भी लेता है, जिसे देख करके बका बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि अगर ये इसकी डेथ की बात है तो फिर खा क्यों रहा है ये सब। और तेमू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि अब वो उसकी सच्चाई सबके सामने ला देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब थोड़ी देर के बाद जब बका बाहर घूमने के लिए आती है तो वो देखती है तेयोंग को सांस नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीपीआर की हेल्प से उसे सांस देने की कोशिश करती है और उसे देख लेती है सेना। अब वो दोनों बातें करते करते बहुत दूर आ जाते हैं और वहाँ पर बका उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम हो कौन। मैंने तुम्हारी हर बात का यकीन कर लिया, तुमने कहा कि मैं बहुत पुराने टाइम से आया हुआ एक राजा हूँ, मैंने वो यकीन कर लिया। तुमने कहा कि मैं तेयोंग हूँ, मैंने वो भी यकीन कर लिया। और अब तुम वापस राजा बन रहे हो और फिर बाद में तुम वापस तेयोंग बन लोगे, है ना। मुझे सच सुनना है, मैं थक गई हुई इतने सारे झूठ सुन सुनकर। जिस पर तेयोंग बोलता है कि मैं हूँ तो राजा ही, लेकिन मैं तेयोंग भी हूँ। और फिर ये सुन करके बका बोलती है बस करो यार, मुझे और झूठ नहीं सुनना है, माफ़ करो मुझे, समझे। अब वो इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो सच कह रहा है, वो गाड़ियों के आगे बिना कुछ कहे चलने लग जाता है और उसका एक्सीडेंट होते हुए बच जाता है। और फिर बका उसे डांटते हैं कि यार ये कोई बात है क्या, मतलब तुम अपने शब्दों से बोल सकते हो, मैं उस पर यकीन कर लूँगी, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि तुम जाके अपनी जान हथेली पर डाल के ऐसे काम करोगे, समझे। अगर आगे से तुमने किया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, वरना तुम समझ जाओ बस, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं अगर तुमने दोबारा ये किया। और फिर वो उसको 2-3 थप्पड़ मारती है और बाद में तेयोंग उसे शांत करवाता है। वहीं दूसरी ओर उसके घर वाले परेशान होते हैं कि वो कहाँ पे गए। तब सेना उन्हें बताती है कि वो और बका घूमते घूमते मैंने देखा था रूफटॉप पर, और फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई, उसके बाद मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग बका को बोलता है कि जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं एक पर्सन के लिए आया हूँ। अब तेयोंग बोलता है लेकिन ये अजीब बात है, मैं जिंदा कैसे रह गया, मतलब तुमने ऐसा क्या किया कि मैं जिंदा रह गया। मुझे पता है सांस नहीं आ रही थी, अगर मैं हमारे किंगडम में होता तो शायद अब तक मर जाता। बोलो ना तुमने मुझे ठीक कैसे किया। और फिर बका बोलती है कि CPR की हेल्प से। जिस पर तेयोंग बोलते हैं CPR वो क्या होता है, उससे तुमने ठीक किया मुझे। और फिर बका बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यूं ही सांस आने लग जाएगी। जिस पर तेयोंग बोलता है CPR होता क्या है वैसे बताओ तो। और फिर बका बोलती है कि ये माउथ टू माउथ ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक तरीका होता है। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अच्छा, और फिर वो जानबूझकर झूठी एक्टिंग करने लग जाता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। और फिर पहले तो बका उस पर यकीन कर भी लेती है, लेकिन जब तेयोंग बोलता है CPR तो फिर वो समझ जाती है भैया ये झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर सेना बका के रूम में जाकर के उसका फ़ोन चेक करती है और उसे वहीं पर वही ड्राइंग मिलती है जो कि तेयोंग यानी कि रियल तेयोंग ने उसके लिए बनाई थी, जिस बात का बका को नहीं पता था कि ये तेयोंग ने बनाई है। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि ये खट्टी मीठी लड़ाई शुरू हो जाती है और बका उसके मारने लग जाती है। वो पीछे से सेना देख लेती है और उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तेयोंग हर किसी को उसका काम समझा रहा था और वो बका को सबसे ज़्यादा काम देता है, जिसे सुन करके सोंगमान और दाची सा को तो बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वो यंग सोल को अच्छा नहीं लग रहा था। अब इस बात पे जब बका भड़कने लगती है और उसे बोलती है मैं इतना सारा काम क्यों करूँ, हाँ नहीं मतलब मैं क्यों करूँ। और फिर तेयोंग बोलता है हाँ हाँ तुम क्यों करो, वैसे ये घर किसका है। तो फिर बका को ना चाहते हुए भी उंगली करके बताना पड़ता है कि तुम्हारा। और फिर तेयोंग बोलता है कि तुम रह किसके घर पे रही हो। तो फिर बका बोलती है तो तुम्हारे घर पे।
जिस पर तेयंग बोलता है हाँ तो बस डन रहा, जिस जिसका काम है वो अपना अपना काम करेगा। और फिर वो तीनों तो तेयोंग, दो चीज और सोंगमान वो तो हंसते हंसते उसे और भी ज़्यादा काम बता करके चले जाते हैं ऑर्डर मार करके। और बेचारा वो यंग सल उसे बोलता है आप प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, हाँ इतना सारा काम करके आप थक जाएंगे। मतलब समझ रहे हो केयर कितनी की जा रही है। अब अगले बार हम देखते हैं कि जो बका थी वो लाइब्रेरी में जा करके उसकी किंगडम की बुक ढूंढती है और वो पढ़ती है और वो पढ़ करके वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन वो क्या पढ़ते हैं ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग मिस्टर प्यो तेक्सू को बोलते हैं कि मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ ताकि मेरी याददाश्त जल्द से जल्द आ जाए। और फिर मिस्टर प्यो तेक्सू से बोलते हैं लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हो। जिस पर तेयोंग बोलता है कि क्योंकि मेरी ग्रैंडमा आप पे भरोसा करती है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हें इतना तो ज़रूर बता रहा हूँ कि तुम तेमू के ऊपर विश्वास मत करना। तेमू बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। वो कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ यूएसए में नहीं गया था, लेकिन आई एम श्योर कि वो तुम्हारे साथ ज़रूर गया था, जिसके मेरे पास प्रूफ भी हैं। और फिर वो थोड़ी सी बातें करते हैं और अगले बार में हमें दिखाया जाता है कि जब मिस्टर प्यो तेक्सू और तेयोंग जा रहे होते हैं वहाँ पर तेमू और उसके फादर भी जा रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में जैसे झगड़ा हो जाता है। मिस्टर प्यो तेक्सू और जो तेमू के फादर थे वो दोनों लड़ रहे थे। यूं ही बातों बातों में एक कोल्ड वॉर चल रही थी और उस कोल्ड वॉर में तेमू भी शामिल हो जाता है और तेमू शामिल हो जाता है तो तेयोंग भी शामिल हो जाता है। और तेयोंग उसे बोलता है कि मुझे सब याद आ गया है और अब तो तुम्हें भी याद ही होगा क्या क्या हुआ था यूएसए में। जल्दी सब कुछ सच सामने आ जाएगा। और फिर ये देख कर के तेमू बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब मिस्टर प्यो तेक्सू तेयोंग को बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया ये सब। जिस पर तेयोंग बोलता है कि मैं सिर्फ ये देख रहा था कि उसका रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन मैंने देख लिया और उसका रिएक्शन ऐसा था कि जैसे तो सच में ही गुनहगार हो। वहीं दूसरी ओर जो तेमू के फादर थे वो ग्रैंडमा को बता रहे थे कि तेमू की हमने शादी फिक्स कर दी है, आज ये ब्लाइंड डेट पर जा रहा है और फिर उसके बाद इसकी शादी हो जाएगी। वहाँ पर सेना भी ये सब सुन रही थी और फिर ग्रैंडमा सेना को बोलती है अच्छा सेना एक बात बताओ तुम्हारी शादी हो गई या तुम किसी को डेट कर रही हो। जिस पर सेना बोलती है नहीं मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूँ फिलहाल तो। और फिर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारा हमारे तेयोंग के बारे में क्या ख्याल है, तुम दोनों साथ में काम भी करते हो तो तुम उसे अच्छे से जानती भी हो। और फिर सेना बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आंट बोलती है कि मतलब तुम तेयोंग को पसंद नहीं करती। तो सेना बोलती है ऐसा नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। और फिर वो आंट बोलती है इसका मतलब कुछ तो है। और फिर सेना भी स्माइल दे देती है और उन्हें समझा देती है इशारों इशारों में कि मैं तो रेडी हूँ। और जिस बात से तेमू को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, उसका गुस्सा हम उसके फेस पे क्लियरली देख पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि बका से मिलने उसकी मोम आई हुई होती है, लेकिन उसे तेयोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी, अलग ही एटीट्यूड में घूम रहा था यार। बका की मोम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर दी है और तुम उससे मिलने जा रही हो कल। अब देखो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो, फिर तुम कब तक अपना अकेले गुजारा करोगी। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी फैमिली बनाओ, शादी करो, एक प्यारा सा क्यूट सा हस्बैंड पाओ और अपने बच्चे पैदा करो। जिसे सुन करके वो सभी शौक हो जाते हैं और सभी को थोड़ा थोड़ा पिंच होती है ये बात। लेकिन वो यंग सोल को तो जोर का झटका हाय जोर से लगा, हाय लगा। और फिर बका के मोम से इतना ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो बका ओके भी बोल देती है और बोलती है चलो ठीक है मैं कल उसके साथ ब्लाइंड डेट पे चली जाऊँगी। अब वो यंग सोल तो पहले ही दिल टूटा आशिक बना हुआ था, ऊपर से वो जो बाकी के दो थे ना दा चीसा और सोंगमान वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे उसे चिढ़ाने के लिए। वो उसे बोल रहे थे मैं जानता हूँ यंग सोल दर्द हो रहा है ना, आई कैन फील, कितना दर्द होता होगा ना, इधर इधर हार्ट में दर्द हो रहा है ना। और फिर जब वो बोलते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज पे तो चलो, और फिर वो यंग सोल बोलता है कि नहीं मुझे आज रेस्ट की ज़रूरत है मैं नहीं चलूँगा। और फिर वो उसको और भी ज़्यादा चिढ़ाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं ओहो वो यंग सोल रेस्ट, अरे हाँ दर्द हो रहा होगा ना बहुत, इट फील्स हार्ट ब्रोकन, बहुत दर्द हो रहा होगा बेचारे को। और वो यंग सोल बोलता है मेरी तलवार कहाँ पे गई, मेरे को मिल नहीं रही है। और फिर वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। और शाम को वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगती है ताकि वो कल अच्छी दिख सके और एकदम पतली लग सके।
लेकिन तेयोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अगले दिन जब बका तैयार होकर के जाने लगती है तो फिर तेयोंग उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे बोलता है कि ये कपड़े सही नहीं है, तुम मेरी बेइज्जती करवाओगी क्या? आप जैसी भी हो हमारे घर पे रहती हो, तो चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा के लाता हूँ। और फिर वो बहुत सारे नए नए कपड़े पहन करके उसे दिखाती है, लेकिन वो तो तेयोंग है, उसको तो हर बात में ना नुकुर करनी ही है। तो वो शुरुआत में तो किसी भी ड्रेस के लिए हाँ नहीं बोलता है, सभी को वो ड्रेस अच्छी लगती है और वो यंग सुल तो भाई हर ड्रेस में उसको इतनी पसंद आ रही थी कि सबसे तेज क्लैपिंग करने लग रहा था। अब लास्ट में फाइनली एक ड्रेस चूज हो जाती है और फिर वो उसे सैंडल दिलवाता है और उसके हेयर स्टाइल करवाता है और फिर फाइनली वो अपने डेट पर जाती है। अब वो डेट पर जाती है तो दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ भी रहे थे और उन दोनों को देख रहे थे वो तीनों। और बेचारे वो यंग सुल का तो कहना ही क्या, बेचारा उदासी के गम में डूबा हुआ था और वो हर एक पल पल की खबर तेयोंग को दे रहे थे मैसेजेस में। वो हर बात बता रहे थे कौन कैसे हंस रहा है, वो दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो बहुत क्यूट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है। बका उसे काफ़ी पसंद करने लगी है और उसकी हर बात पे ब्लश करने लगी है। वो बहुत सारी बातें बोलते हैं जिसे देख करके तेयोंग का जलन की कोई सीमा नहीं रही थी, वो एकदम जल भुन गया था। और फिर जब उसे ये पता चलता है कि वो दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, वो भी एक रोमांटिक मूवी, तो उससे और बर्दाश्त नहीं होता है और वो सीधा बका को मैसेज करता है कि मछली को खाना खिलाने का वक्त हो गया, तो वहाँ से जल्दी निकलो और मुझे वहाँ पर पार्क में मिलो जाके। अब बेचारी बका को वहाँ से करता है क्योंकि अगर वो नहीं थी तो वो उसे घर पर नहीं रहने देता। वो जल्दी से सॉरी बोल करके उसे बोलती है हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, आई एम सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मुझे जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे तेयोंग थे वो आराम से गाड़ी में आ रहे थे। अब जब आपको पता चलेगा नहीं वो गाड़ी में कैसे आ रहे तो आप भी शॉक हो जाओगे और मैं क्या बोलूँगी, आप खुद ही देख लो कैसे आ रहे थे। अब तेयोंग बका को बोलता है मुझे गाड़ी सीखनी है तो तुम मुझे गाड़ी सिखाओ जल्दी से। अब ये सुनने के बाद बका को इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी ब्लाइंड डेट छोड़ कर के आई हूँ तुम्हें ये गाड़ी सिखाने के लिए, हद दे मतलब। लेकिन उसे सिखानी तो पड़ती वरना वो घर पे थोड़ी ना रह पाती। अब जैसे तैसे करके तेयोंग को गाड़ी चलाने भी आ जाती है, लेकिन जब पार्किंग की बात आती है तो इतना ज़्यादा रोध हो के इतना ज़्यादा सिखाने के बावजूद वो पार्क नहीं कर पाता और आखिर में जा करके बका को ही पार्किंग करनी पड़ती है। अब बका उसे डांटने लगती है तो तेयोंग बोलता है कि अच्छा नहीं, तुम ये बताओ कि तुम घोड़े चला लेती अगर तुम हमारे किंगडम में होती, हाँ तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और फिर बका बोलती है अच्छा घोड़े चलाने में होता ही क्या है, हाँ बोलो तो वो चल जाएगा और रुक जाओ बोलो तो वो रुक जाएगा। और फिर ये सुनने के बाद बस तेयोंग के दिल में आ जाती एक खुराफात और फिर वो उसे हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाता है। अब बका इतनी ज़्यादा डर रही थी कि वो हॉर्स राइडिंग कैसे करेगी क्योंकि उसे तो आती ही नहीं थी। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अच्छा अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसे चल जाएगा ऐसे रुक जाएगा, चलाओ ना। अब तेयोंग बका को हॉर्स राइडिंग सिखाता है और साथ में वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए अपनी शादी के लिए। और फिर वो बोलती है क्या मतलब, जिस पर तेयोंग बोलता है कि मतलब जैसे तुम्हें लंबा लड़का चाहिए या शॉर्ट हाइट वाला, मोटा या पतला, मतलब बाल लंबे या छोटे किस टाइप के, वो से उसके सारी पसंद की चीज़ें पूछने लगता है जिस पर बका बताती भी जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलती है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तो फिर तेयोंग बोलता है बस ऐसे ही। और फिर वो आगे पूछने लगता है तो फिर बका बोलती है मैं नहीं बताने वाली, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। जिस पर तेयोंग बोलता है नहीं बताओगी, तो फिर बका बोलती है नहीं बताऊंगी। और फिर बस तेयोंग उसे परेशान करने के लिए हॉर्स की स्पीड बढ़ा देता है और फिर बेचारी बका बुरी तरह से डर जाती है। उनकी यही खट्टी मीठी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं ग्रैंड माँ सेना को कुछ चीज़ें देती हैं और उसे बोलती हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे तेयोंग की याददाश्त वापस आ सकती है, तुम जा कर के उसे दे देना और उससे थोड़ी सी बातें भी करना। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें उसके पास क्यों भेज रही हूँ, तुम दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो शादी के लिए वो जल्दी मान जाएगा। अब सेना उसकी ड्राइंग्स देख रही थी और उसे वही सिग्नेचर मिलता है जो कि तेयोंग करता था। और फिर उसे याद आता है ये सिग्नेचर तो उस ड्राइंग के ऊपर भी था जो कि बका की थी, वो स्केच कहीं तेयोंग ने ही तो नहीं बनाया था। अच्छा अब समझ में आया, इसका मतलब ये है कि
बका तेयोंग को बहुत पहले से जानती थी और फिर वो ग्रैंड माँ को कॉल करके ये सब बता देती है और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिर्ची मसाला लगा करके उन्हें बता देती है। और फिर आ जाती है बका। अब बका को वो बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम इस हद तक गिर सकते हो, चेहरे से तो एकदम मासूम लगती हो, तुम इतनी चालाक निकलोगी सोचा नहीं था कभी मैंने। अब वो उसे बहुत सारे ताने देती है जिस पर बका बोलती है तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो, कम से कम सोच समझ कर तो बोला करो। और फिर वो उसे और भी बुरा भला सुनाने लगती है। तभी ग्रैंड माँ आ जाती है और ग्रैंड माँ बका को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे का फ़ायदा उठाने की, मैं तो जानती ही थी कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, तुमने जानबूझ के तेयों को अपने पास रखा और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। उसकी याददाश्त चली गई थी तो तुमने हमें नहीं बताया क्योंकि तुम चाहती ही तुम उसका फ़ायदा उठा सको। और फिर थोड़ी सी बहस है जिसमें बका सिर्फ यही बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं वाकई में उसे नहीं जानती थी, मैं आप प्लीज़ मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ, मम्मा कसम, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करने का सोचा। और फिर ग्रैंड माँ उसे थप्पड़ मार देती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नहीं फॉलो किया है तो फिर आई रिक्वेस्ट यू कि आप जा करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें जिसका नाम है अंशी एक्सप्लेनर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आ गई हूँ मैं रूफटॉप प्रिंस के 9th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लेकर के। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आई सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर के उन्हें देख लें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आगे के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम आई डी को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर लेना। तो 9th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ सेना को बोलती है तुम तेयोंग को कॉल करो और उसे बोले घर पे आ जाए और उस बका को भी बोल देना कि वो घर पर आ जाए। अब ग्रैंड माँ तेयोंग के सामने वो सारी बातें रखती है जो कि उनके दिमाग में चल रही थी। उन्हें बोलती है कि ये फ़ोटो तुमने बनाई थी, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा मिसयूज़ कर रही थी, ये वो ये। बका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और यहाँ हम देख रहे थे कैसे लोग पल में बदल जाते हैं भले ही हमने उनके लिए कितना भी किया। अब तेयोंग ग्रैंड माँ को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा है बका ऐसी नहीं है, लेकिन फिर बाद में जब वो ये बोलता है कि बका को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इसीलिए मैं रूफटॉप पे रहता था, तो उनके दिमाग में कोई और ही बात चली जाती कि इन दोनों का रिलेशन चल रहा है। अब ग्रैंड माँ तेयोंग को बोलती है निकल जाओ मेरी आँखों के सामने से, जाओ। अब तेयोंग बका को बोलता है कि तुम घर पर जाओ, मैं नहीं कन्विंस कर लूँगा। अब तेयोंग वहाँ पर ही बैठ जाता है और पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है। वहीं दूसरी ओर बका भी पूरी रात सो नहीं पाती, वो यही सोचती रहती तेयोंग कैसा होगा क्या होगा। और फिर आज उसके साथ इतना जो सब कुछ हो गया था वो भी तो ठीक नहीं था। तेयोंग वहाँ पर अलग से ठंड में काँप रहा था जिसे देख करके आंट बोल रही थी ग्रैंड माँ को कि आप प्लीज़ उसे अंदर बुला लीजिए, बहुत ठंड है बाहर, वो मर जाएगा, प्लीज़ उसे बुला लीजिए। लेकिन ग्रैंड माँ एक पलक झपकाकर भी नहीं देखती है उनकी तरफ, एक नज़र तक नहीं उठाती है तेयोंग की तरफ और सीधा बोल देती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे कोई सर्दी में मरे या ना मरे। अब अगली सुबह ग्रैंड माँ जब देखती है तेयोंग अभी भी वहाँ पर ही बैठा है तो फिर वो बाद में एक मेड को बोल करके तेयोंग को अंदर बुलवाती है और तेयोंग उनसे माफ़ी मांगता है कल शाम को जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। अब ग्रैंड माँ तेयोंग को बोलती है चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, क्या तुम सच में बका को लाइक करते हो। तो फिर तेयोंग बोलता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। और फिर ग्रैंड माँ बोलती है अच्छा फिर तो तुम शादी भी उसी से करोगे। जिस पर तेयोंग बोलता है क्या, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उससे शादी कर लूँगा यार, लाइक करता हूँ शादी नहीं कर रहा मैं उससे। जिस पर ग्रैंड माँ बोलती है अच्छा चलो ठीक है तुम बका से तो शादी नहीं करें, एक मिनट तुम अपने ग्रैंड फादर की तरह कोई प्ले बॉय तो नहीं हो। जिस पर तेयोंग बोलता है दादी यार मैं नहीं हूँ ऐसा लड़का, बस मुझे किसी और से शादी करनी है और मुझे जिससे भी शादी करनी है वक्त आने पर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब बका उसका घर के बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही थी कब वो आएगा। तो फिर तेयोंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों मेरा वेट कर रही हो, मुझे किसी और से शादी करनी है और मुझे जिससे भी शादी करनी है वक्त आने पर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब बका उसका घर के बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही थी कब वो आएगा। तो फिर तेयोंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों मेरा वेट कर रही हो। जिस पर बका बोलती है वो सब छोड़ो तुम चलो। अब उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए वो बाम लगा रही थी और आपको तो बताइए बाम में एसिड होता है और वो कितनी ज़्यादा स्मेल करता है और आँखों में अगर चला जाए तो कितनी ज़्यादा जलन होती है। अब
तेयोंग बका को बोलता है आई एम सॉरी, मुझे बाद में पता चला ग्रैंडमा ने तुम्हें कितना उल्टा बोल दिया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुमने मेरे लिए इतना किया और आई एम सो सॉरी। जिस पर बका बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या आंसू आने लगते हैं तो वो ऐसा दिखावा करती है कि मेरी आंखों में शायद कुछ चला गया और फिर सच में उसकी आंखों में बाम चला जाता है और बेचारी करती रहती है आई आई जलन हो रही है आंखों में, आई आई बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो करो कुछ तो करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेना और तेमू ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहाँ पर तेमू को रिंग देखते और फिर वो बोलते हैं ये तो वही रिंग है ना जो हांगकांग के चेयरमैन ने आपको दी थी, वो बहुत खुश थी तुमसे, लगता है तुमने उनकी बेटी की जगह ले ली। ये सुनकर के सेना बहुत खुश होती है और फिर जब तेमू बताता है कि तेयोंग को वापस कल रात को अंदर बुला लिया गया और बका और तेयोंग की शायद शादी करवाना चाहते हो तो एक साथ अच्छे लगते हैं ना, जिसे सुनकर के सेना को बहुत गुस्सा आ जाता है। हम अगले पल हम देखते हैं कि बका जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी वो उसके लिए केक लेकर के आया हुआ था क्योंकि आज बका का बर्थडे था। अब सोंगमान उसे पहचान लेता है और वो तीनों के तीनों उसके पास जाते हैं और वो योंग सोल तो उसको डराने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता है, वो उसे डरा धमका के वो केक अपने पास रख लेते हैं। और वहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि आज बका का बर्थडे है तो वो उन्हें शो करते हैं हाँ हाँ हमें तो पता ही था कि आज बका का बर्थडे, बट हम तो बस ये देख रहे थे कि तुम क्या करने आए हो। और फिर जब वो उसे इतना डरा रहे थे तो फिर वो पूछता है कि तुम तीनों का रिलेशन क्या है बका के साथ, और फिर वो बस वहीं पर सीन कट हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तेमू के फादर थे वो सेना को बोलते हैं तुम अब कोई और कंपनी ढूंढ लो क्योंकि हमें तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, और तुम तो और भी कंपनी ढूंढ सकती हो, तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो ना, तो समझ रही हो ना तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस पर सेना बोलते हैं हाँ मैं अच्छे से समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हो, आप मुझे इनडायरेक्टली कंपनी को छोड़ करके जाने के लिए बोल रहे हो ताकि मैं जॉब रिज़ाइन कर दूँ है ना। जिस पर तेमू के फादर बोलते हो अरे हाँ यार तुम तो बड़ी समझदार हो, आई होप कि तुम समझ सकती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जिस पर सेना बोलते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ। अच्छा वैसे आपको पता है मैं इतनी देर जो इनकी सेवा करने में लगी हुई हूँ चेयरमैन की, ये क्यों करने लग रही है, चेयरमैन से यहाँ पर उनका मतलब है ग्रैंडमा का। अब मुझे उनकी सेवा करते करते इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें साफ साफ दिखता है कि आप और तेमू की क्या साजिश है और आपके और तेमू की वजह से कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वो बात किसकी मानेंगे, हाँ उसकी जो इतनी दोस्त उनकी सेवा करे या फिर आपकी। अच्छा आप समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब सेना वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो तेमू के फादर थे उनकी शक्ल देखने लायक थी। और फिर तेमू के फादर बोलते हैं कि एक मिनट क्या मुझे अभी ब्लैकमेल किया गया, मतलब है। वहीं दूसरी ओर अब उन्होंने उससे केक छीन तो लिया था लेकिन उस केक का करना क्या था ये भी बड़ी मुश्किल थी। वो सोच रहे थे इसका क्या करें तभी सोंगमान वो बोलता है करना क्या है, इस केक से छुटकारा पाना है और क्या करना है। और फिर उन्हें दिखता है प्यो तेक्सू और फिर सोंगमान वो बोलता है कि हम ये केक प्यो तेक्सू को दे देते हैं। अब दे तो देंगे लेकिन देगा कौन, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मिस्टर प्यो तेक्सू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो अभी तक आए नहीं थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और लेट लतीफ़ तो किसी को भी पसंद नहीं होता है। अब वो बोलते हैं कि चलो हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जो भी हारेगा वो मिस्टर प्यो तेक्सू को केक दे करके आएगा। अब कई देर तक वो खेलते हैं लेकिन जल्दी से तो भैया कोई हारता नहीं है, लेकिन आखिर में जा कर के दाची सा को ही वो केक देने जाना पड़ता है। अब वो बोलता है कि मेरे पास अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है, इसलिए आप बस एक केक ले लीजिए और मेरी फीलिंग्स को समझ लेना। जिस पर मिस्टर प्यो तेक्सू उसके जाने के बाद बोलते हैं मुझे तो ये काफ़ी लड़कियों जैसा सा लगता था, चलो इसमें थोड़े बहुत तो मैनर्स है। अब उसके अंदर एक कार्ड लिखा था जिसमें लिखा था कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बस तुम में ही खो गया हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे बदन की वो खुशबू मुझे पागल सा बना देती है, तुम्हें देखते ही दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, आई लव यू। अब ये पढ़ कर ये मिस्टर प्यो तेक्सू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऊपर से जो दाची सा था वो अलग ही एक्सप्रेशन दिए जा रहा था उनको। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मिस्टर प्यो तेक्सू को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उनका बस चलता तो वो भी उसका सर फोड़ देते। ये पता लगने के बाद कि सब कुछ ठीक हो गया है, सेना गुस्से में तेयोंग के पास जाती है ये बहाना बना करके मैं आपको स्क्वैश सिखाने आई हूँ, और फिर खेल खेल में वो जानबूझ के उसके क्लोज आने की कोशिश करती है।
और फिर सेना तेयोंग को बोलती है चलो आज आप ही घर पर चलें, और फिर वो उसे घर पर जाती है थोड़ी सी बात करने के लिए। अब सेना और तेयोंग को इतना ज़्यादा चिपक कर बातें करते हुए देख करके बका को बहुत ज़्यादा जलन होती है, और फिर वो गुस्से में हर काम कर रही होती है, जैसे पानी पकड़ाना वो भी गुस्से में, देखना वो भी गुस्से में, हर काम गुस्से में कर रही होती है। अब तेयोंग बका को बोलता है कि देखो ये हैंकरचीफ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और इसको ध्यान से धुलवाना, ठीक है? तुम लॉन्ड्री में जा रही हो तो इसे भी साथ में लेकर के जाना। और फिर बका वो भी गुस्से में ले लेती है, जिस पर तेयोंग उसे सुनाने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर वो तीनों बका के लिए खुद केक बनाने आए थे। वो चाहते थे वो खुद अपने हाथों से बका के लिए केक बनाए, और वो भी कोई नॉर्मल सा केक नहीं बल्कि बहुत बड़ा केक। अगले पर हम देखते हैं कि बका से गलती से रुमाल वहीं पर गिर जाता है, और फिर सेना उसे देख लेती है। अब सेना को याद आता है कि तेयोंग बोल रहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो इसलिए वो हैंकी अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी ओर उन तीनों ने बहुत सारा एफर्ट लगा करके बका के लिए बहुत सुंदर केक बनाया था। अब जब तेयोंग उसे देखता है तो वो पूछता है इतना बड़ा केक किसके लिए, और फिर वो उसे बताते हैं कि दरअसल आज बका का बर्थडे है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बका पूरा घर ढूंढ चुकी थी, लेकिन उसका हैंकी उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिस बात की वजह से तेयोंग उसे बहुत ज़्यादा गलत सुना रहा था, बहुत ज़्यादा डांट रहा था, और अब हद से ज़्यादा हो गया था। वो उसे बहुत सुनाता है, जिसे देख करके उन तीनों को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो उसका बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन उसने उसको इतना बुरा सुनाया, जिस वजह से बका भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अब हम देखते हैं कि वो यूंग और बका के बर्थडे के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि एक्साइटमेंट के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या करे जा रहा था। जब उससे कैप मंगवाई गई बर्थडे के लिए तो वो ले आया चिप्स, और फिर जब फायरवर्क्स मंगवाए गए तो बेचारा पिकल ले आया। अब बका वो हैंकी ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कपड़े दिए थे उसने, यानी कि लॉन्ड्री में जाती। वो कपड़ों का इतना बड़ा ढेर था और बेचारी पूरी रात वहाँ पर कपड़े ढूंढती रहती है, इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब बका घर पर जा कर के तेयोंग को बताती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा हैंकी नहीं मिला, मैंने ढूंढने की कोशिश तो की थी बट वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। और फिर तेयोंग कुछ भी नहीं बोलता है और उसे बोलता है ठीक है, वैसे भी तुमने गुम तो कर ही दिया ना उसको, कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। अब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिस वजह से वो खाना नहीं बना पाई। और फिर जब तेयोंग पूछता है उन तीनों से तो वो बताते हैं बका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया। अब तेयोंग बका के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर नर्स चेक करके बोलता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, बस तुम्हें एक बीमारी है जो कि बहुत बुरी और ख़तरनाक है, ज़्यादा बोलने की बीमारी, समझी तुम। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तेयोंग के फादर सेना के घर पर जा रहे थे जिससे कि वो उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सके। अब वहाँ पर वो उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं है बल्कि एक फ़िश मार्केट में एक सेलर है। अब वहाँ पर उसे ये बात ऐसे पता चलती है कि उसकी मॉम ने सेना के लिए एक नोटपैड लिखा था जिसे तेयोंग के फादर पढ़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर बेचारा वो यंगस्टर पूरे दिन कड़ी धूप में बेचारा मेहनत करके बका के लिए दवाई बनाता है, और फिर बाद में तेयोंग उस दवाई को लेकर के चला जाता है और बोलता है कि ये मैं बका को अपने आप पिला दूंगा, तुमने अच्छा काम किया, वेरी गुड। अब तेयोंग बका को दवाई पिलाता है और फिर उसके साथ बातें करने लगता है, लेकिन हमारी बका तो बेचारी सो चुकी है, इसलिए वो एक नोटपैड पे ये लिख करके चला जाता है कि मैं शाम को 7 बजे तुम्हारा ब्रिज के पास इंतज़ार करूँगा, जल्दी आना। अब तेयोंग के फादर सेना को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी सच्चाई जो है ना वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग निकली यार। वैसे बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता लग गया है कि तुम्हारी मॉम कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं बल्कि एक फ़िश मार्केट में फ़िश सेलर है। अच्छा, अगर ये बात मैं बता दूँ ग्रैंड माँ को तो कैसा रहेगा? और फिर यहाँ पर बका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि उन्हें ज़रूर ये बात बका ने बताई होगी। अब इस वजह से सेना बका के घर पे जाते हैं और उसे वही नोट मिलता है जो कि तेयोंग उसके लिए लिख करके चला गया था, और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग बका के लिए एक बहुत ही प्यारी हेयर क्लिप लेता है ताकि वो जब उससे मिले तो वो उसे दे सके। बका भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे तेयोंग से मिलने के लिए। वो इतनी सारी ड्रेसेस ट्राई करके देखते ये पहनूँ, कौन सी पहनूँ, कौन सी अच्छी लगेगी। वो इतना ज़्यादा सोच रही थी जितना उसने अपनी फर्स्ट ब्लाइंड डेट पर जाने पर भी
फिर ज़्यादा एक्साइटेड थे तेयोंग से मिलने के लिए। वो इतनी सारी ड्रेसेस ट्राई करके देखते, ये पहनूँ कौन सी पहनूँ, कौन सी अच्छी लगेगी। वो इतना ज़्यादा सोच रही थी जितना उसने अपनी फर्स्ट ब्लाइंड डेट पर जाने पर भी नहीं सोचा होगा। वो अच्छे से तैयार होकर के जाने लगती है। दूसरी ओर से ना बका से पहले तेयोंग के पास चली जाती है और उसे वो हैंकरचीफ देती है। अब तेयोंग उसे बोलता है क्या तुमने इसको मेरे लिए पूरी रात बैठ कर ढूंढा? तो फिर सेना बोलती है हाँ मैंने इसे पूरी रात ढूंढा और आज दिन में भी ढूंढा, मुझे लगा है शायद तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अरे यार उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है उसने कोई मेहनत नहीं कर रखी है। फिर भी तेयोंग मतलब मान भी लेते और बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। और फिर वहाँ पर सेना बोलती है कि एक्चुअली बका नहीं आ रही है, उसने मुझे बोला है कि उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो तुमसे नहीं मिलना चाहेगी। और ये बात तो मैं चलो फ़ोन पे भी बता सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर आई क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो वहाँ पर उसे बोलती है कि मैं अब धीरे धीरे तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ और लाइक शायद प्यार भी करने लग गई हूँ। और फिर तेयोंग बोलता है कि मुझे तो पता ही था अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जिस पर सेना बोलती है मैंने कहा मैं तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ, प्यार करने लगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुमसे शादी करूँगी। जिस पर तेयोंग बोलता है कि तुम मुझसे शादी ज़रूर करोगी। अब सेना बका को देखती आते हुए और वो एकदम से ऐसी पोजीशन बना लेती है जिससे बका को लगे कि वो दोनों किस कर रहे हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जिससे आपको इसके सारे एपिसोड्स मिल जाएं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।